दिस इज अंशु और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी को मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना के जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को बस मैं यहाँ आपको समझाऊंगी और इसी के बेसिस पे आप कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ जो डायग्राम या एक मैं फ्लो चार्ट बनाई हूँ आप उसको याद रखिएगा जिससे कि आपको आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, जिसको कि बोलते हैं जैव विविधता। नाम ही बता रहा है, जैव मतलब कि सजीवों की बात हो रही है, लिविंग बीइंग्स की बात हो रही है। विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशंस है, वैरायटी की बात हो रही है। तो नाम को देखिए कि इस नाम से ही हमने निकाल दिया है कि यहाँ हमने बायोडाइवर्सिटी से बायो वर्ड ले लिया है, यहाँ डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने वैरायटी से ले लिया है। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। लार्ज स्केल पे बात करिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी वेरिएशंस दिखाई देते हैं, जो भी वैरायटीज हमें दिखाई देती हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये टर्म सबसे पहले रोजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिया था। तो टर्म किसने दिया? रोजन ने दिया। बायोडाइवर्सिटी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उन्हीं को हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किस किस लेवल पे हो सकती है, इसको समझना है। तो ये जनरली हम 3 लेवल पे देखते हैं, या तो ये हो सकती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, या तो स्पीसीज के लेवल पे हो सकती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, या फिर हम लार्ज लेवल पे देखें किसी इकोसिस्टम को देख लें तो उस लेवल पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। अगेन समझने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर आनुवंशिक विविधता क्या है। देखो, कोई भी एक स्पीसीज का नाम ले लो, चाहे कोई भी, मैंगो की बात कर लो, राइस की बात कर लो, या फिर ह्यूमन की ही बात कर लो। तो एक किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर जीन में चेंज कर दिया जाए तो उसकी वैरायटी बदल जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ स्पीसीज एक ही रहता है, स्पीसीज हमारा क्या है, एक ही है, मगर उसके जीन के लेवल में कोई मॉडिफिकेशन या चेंज होने की वजह से इसी स्पीसीज की हमको कई सारी क्या दिखाई दे रही है, वैरायटीज दिखाई दे रही है। तो इसी को आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल दिया है। जीन लेवल पे चेंज होने की वजह से स्पीसीज की वैरायटीज हो गई है। स्पीसीज का नाम हमेशा एक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है। मैंगो में हमें कई सारी वैरायटी दिखती हैं, आपने देखा ही हो, कितने सारे नाम जानते हो मैंगो के, चौसायाम, कपूरियाम, दशहरायाम, 1000 तरीके के आम जानते हो। तो ये सब वैरायटी ही तो है। किसी में पल्प जो है उसका जो टेस्ट होगा ज्यादा मीठा होता है, किसी का पल्प थोड़ा उतना गाढ़ा नहीं होगा। तो इसी हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस जीन में हुए हैं, वैरायटी बदलती गई है। सिमिलर कंडीशन राइस का देख लीजिए। राइस का नाम है ओराइजा सेटाइवम, और इसी ओराइजा सेटाइवा में क्या होता है कि जीन में थोड़ा सा चेंज होगा, उस राइस के कई सारे स्ट्रेन्स आपको दिखाई देंगे, वैरायटी दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो सरयुवावन, बासमती, जया, और कौन कौन से हैं, जो भी वैरायटीज आपको पता हो कमेंट में बताना मुझे। समझना सिर्फ इतना है, किसी पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज के जीन में चेंज होने की वजह से उस स्पीसीज में कई सारे वैरायटीज हमें देखने को मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल मेंशन है, मैं उसको बताऊंगी, यहाँ लिख नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। रावोल्फिया वोमेटेरिया नाम का एक प्लांट है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है कि वो रावोल्फिया वोमेटेरिया हिमालय में पाया जाता है। और हिमालय में हम देखेंगे कि इसी एक स्पीसीज रावोल्फिया वोमेटेरिया के अलग अलग क्षेत्र में जहां वो उगता है उसके अंदर जो केमिकल या एल्किलॉइड पाया जाएगा उसकी पोटेंसी या फिर उसका जो पावर है अलग अलग होता है। जो मान लो हिमालय के एकदम बेस पे उगता है रावोल्फिया वोमेटेरिया, उसमें जो केमिकल है उसकी पोटेंसी अलग लेवल की मिलती है। जो थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे उगेगा उसमें पोटेंसी या पावर उसकी अलग तरीके की मिलती है। तो ये चेंज क्यों आया है? वो जीन में चेंज होने की वजह से आया है और उसी से हमने अलग अलग वेराइटी बना दी है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी देख लिया आपने। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या समझोगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है जातीय विविधता। किसी एक पर्टिकुलर जो स्पीसीज है इसके नंबर को देखोगे आप कि किसी एरिया में इसका नंबर कितना है और इसी सेम स्पीसीज का दूसरे एरिया में नंबर कितना है। क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो ना। स्पीसीज डाइवर्सिटी में हम किसी स्पीसीज के नंबर को देखते हैं कि वो जो नंबर है एक एरिया में कितना है, फिर इसी नंबर को कंपेयर करोगे कि ये स्पीसीज दूसरे एरिया में कितनी पाई जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया है उदाहरण, एम्फीबियंस के बारे में बात की गई है। एम्फीबियंस का मतलब उभयचरों की स्पीसीज। उभयचर या एम्फीबियंस बताया गया है एनसीईआरटी में कि जो आपका इंडिया है इसके
इसके वेस्टर्न रीजन में या वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस पाए जाते हैं उनका नंबर या डाइवर्सिटी ज्यादा होता है इन कंपेयर टू दोज जो कि ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो आपने देख लिया ना कि स्पीसीज के नंबर में हमको डाइवर्सिटी दिखाई दी। तो अभी तक आपने दो डाइवर्सिटी देखा है, एक जीन लेवल पे जिससे कि एक ही स्पीसीज की वैरायटी हमको अलग अलग मिल रही है, आम की वैरायटी, धान की वैरायटी, रावुल्फिया वोमेटेरिया की वैरायटी। सेम स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होगा कि एक स्पीसीज जो है उसका नंबर कैसे बदल रहा है अलग अलग जगह जाने पे। जैसे हमने देखा एम्फीबियंस को, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस हमेशा ज्यादा पाए जाते हैं इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। स्पीसीज में हमको डाइवर्सिटी दिख गया ना बेटा। अगेन देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब पारिस्थितिकीय विविधता। अब सिंपल सी बात है, जहां पे इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होगी वहां पे सिंपल सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इसी तरीके की जो विविधता होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया में कई तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं इन कंपेयर टू दोज कंट्री जो कि हमारे नॉर्वे हो गए या स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई जो उधर फिनलैंड वगैरह है। तो वहां पे जो इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम है वो ज्यादा डिफरेंट टाइप का नहीं होता है। हमारे इंडिया में देखो डेजर्ट इकोसिस्टम, ओशन में भी मिलेंगे अलग तरीके के, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, हर तरीके का इकोसिस्टम मिल रहा है। तो हर तरीके का जब इकोसिस्टम है तो सिंपल सी बात है वैरायटी भी ज्यादा होगी वहां पे ऑर्गेनिज्म की, और जहाँ पे एक ही टाइप का इकोसिस्टम होगा वहां पे वैरायटी भी कम होगी। एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया में इकोलॉजिकल वैरायटी ज्यादा है किसके अपेक्षा, नॉर्वे की अपेक्षा। नॉर्वे में आप ग्रासलैंड टाइप का इकोसिस्टम देखोगे जनरली, हमारे इंडिया में इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है इंडिया में, जिससे कि कई तरीके की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल पे पढ़ा जा सकता है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल पे, आपको एग्जाम्पल याद रखना है राइस का, मैंगो का, रावुल्फिया वोमेटेरिया का। स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक स्पीसीज का नंबर कैसे बदल रहा है एक जगह से दूसरे जगह में। एग्जाम्पल याद रखना है एम्फीबियंस का, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में ज्यादा मिलते हैं इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट से। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या याद रखोगे, पारिस्थितिकीय विविधता, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ज्यादा होंगे वहां पे विविधता भी ज्यादा होगी, वेरिएशंस भी ज्यादा मिलेंगे। एग्जांपल ले लेना, इंडिया में ज्यादा टाइप के इकोसिस्टम है तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू नॉर्वे जहां पे केवल एक ही टाइप का या मतलब बहुत कम टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में 3 तरीके की और डाइवर्सिटी दिखाई देती है जिनको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, कोई भी एक एरिया है, उसमें कितने टाइप के स्पीसीज मिल रहे हैं, उन्हीं के नंबर को अगर आप देख लो तो उसी को कहोगे आप कि वो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाता है। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने टाइप के स्पीसीज हैं वही अल्फा डाइवर्सिटी है। मान लो यहाँ देखो, ये एक इकोसिस्टम था, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, तो यहाँ कितने टाइप के स्पीसीज हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक प्लस वाला हो गया, एक स्टार वाला हो गया, एक कलरफुल वाला हो गया। तो देखें 1 2 3 4 5, 5 तरह के हैं ना, इसकी अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तरह का बस देखना है, ये नहीं है कि प्लस वाला 2 है तो 2 काउंट करोगे। कितने तरह की एक इकोसिस्टम में स्पीसीज है उसको आपने बोल दिया अल्फा डाइवर्सिटी। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमें बता देता है कि इतने ही तरह की स्पीसीज हैं। यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी कैसे निकालोगे, इकोसिस्टम में कितने टाइप के हैं वही अल्फा डाइवर्सिटी होगी। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 ही है ना। जितने तरह का इकोसिस्टम में आपको स्पीसीज दिखाई दे वो पर्टिकुलर उस एरिया का अल्फा डाइवर्सिटी कहलाता है। सेम आप निकालोगे अल्फा डाइवर्सिटी इसका भी। अब देखो बीटा डाइवर्सिटी क्या है। बीटा डाइवर्सिटी कभी भी हम कंपेयर करके निकालते हैं, जस्ट लाइक आपने स्पीसीज डाइवर्सिटी देखा। मतलब जब भी हम दो इकोसिस्टम को कंपेयर करें तो उन दोनों को हम तुलना करने पे ऐसी स्पीसीज जो कि इन दोनों में एक दूसरे के साथ मैच ना करे, जैसे कि दोनों में ओवरलैप ना करे, तो उन स्पीसीज को आप बीटा स्पीसीज बोल दोगे। फिर से समझिए, जब हम दो इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं
इन दोनों में जो यूनिक टाइप की स्पीसीज मिल जाए, यूनिक का मतलब है कि जो इसमें है वो इसमें नहीं, जो इसमें है वो इसमें नहीं, तो उन स्पीसीज के नंबर को हम बोलते हैं कि वो बीटा डाइवर्सिटी शो हो रही है। चलो समझते हैं। इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो देखो ख दोनों में है, तो इसको तो नहीं लोगे क्योंकि दोनों में है। प्लस वाला दोनों में है ना, तो प्लस वाला भी काट दो। ये देखो ये भी दोनों में है, इसको भी काट दो। क वाला इसमें नहीं है, तो क वाला किसमें आ जाएगा, बीटा डाइवर्सिटी में है, क्योंकि इसके लिए यूनिक है ना क लेटर। अगेन देखिए स्टार जो रेड कलर का मैंने मार्क किया है वो स्टार इसमें नहीं है, तो रेड कलर का स्टार वाला जो होगा उसको भी देख लो कि एक नया स्पीसीज आ गया, 2। इसके अलावा देखिए बेटा जी कि ये ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ स्टार किया है वो ब्लैक कलर का स्टार कहीं इसमें नहीं है, तो यहाँ बीटा डाइवर्सिटी आप सिर्फ उन्हीं स्पीसीज को लिखोगे जो इन दोनों को कंपेयर या तुलना करने पर यूनिक प्रकार की मिलेंगी। जितनी कॉमन है उनको कट कर दो, कॉमन के बाद जो स्पीसीज दोनों में बचे वही होगी बीटा डाइवर्सिटी। क्या सीखा आपने? अल्फा डाइवर्सिटी टोटल कितनी है एरिया में, वो हो गई। बीटा डाइवर्सिटी 2 इकोसिस्टम या 3 इकोसिस्टम को कंपेयर करिए, कंपेयर करने पे जो यूनिक वाली बच जाए वही कहलाएंगे बीटा स्पीसीज, जो कॉमन है उनको नहीं लिखना होता है इसमें। अब देखो गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। गामा डाइवर्सिटी में कुछ भी नहीं मेहनत करना है, जितनी भी इस पूरे प्रॉपर एरिया, ये देख रहे हो ना मैंने डॉटेड लाइन से एरिया बनाया है, इसमें सारे इकोसिस्टम को कंपेयर करिए, जितनी स्पीसीज है सबको लिख दो, वही क्या कहलाएंगे, गामा स्पीसीज। फॉर एग्जांपल देखो गामा कैसे निकालोगे, एक यहाँ प्लस वाला है, एक ख वाला है, 1 2 3 4 5, फिर इसमें देखो इन सबको छोड़ के कौन सा नया है, फिर इसमें कौन सा नया है, सबको जोड़ लो एक साथ कौन आ जाएगा, गामा डाइवर्सिटी। तो तीनों में क्या याद रखोगे, अल्फा टोटल है, बीटा दोनों को कंपेयर करने के बाद जो यूनिक है वो है, गामा कौन सी है, सारे एक ब्रॉड एरिया में जितने इकोसिस्टम है उसमें जितने टाइप की स्पीसीज हैं सबको कंपेयर कर लो, वो गामा स्पीसीज है, गामा डाइवर्सिटी है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी के लेवल को समझा, कितने तरीके की डाइवर्सिटी होती है ये भी समझ लिया। अब ये देखो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है। सिंपल सी बात है, अगर ये चैप्टर आपके बुक में दिया गया है जिसको आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो देखो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, इससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है उसमें कितनी डाइवर्सिटी, कितने वेराइटी के ऑर्गेनिज्म है, उन वेराइटी के ऑर्गेनिज्म का क्या बेनिफिट है हमारे लिए, कैसे उनको बचा के रखना है फ्यूचर में जो हमारे आएंगे जनरेशंस उनके लिए। इतना हमें करना है, मगर हम कर क्या रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस करा रहे हैं। लॉस का मतलब है हम अपने बेनिफिट के लिए जो नेचर ने हमें चीजों को दिया है उनका अनकंट्रोल वे में यूज कर रहे हैं, जिससे आज आप तो यूज कर रहे हो मगर आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो उसको नहीं यूज कर पाएगी इस तरीके से। तो इसी प्रोसेस को, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसी को हमें जानना है कि ये लॉस हो क्यों रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, मतलब कि खत्म कैसे हो रहा है डाइवर्सिटी। इसको आप 4 लेटर से याद कर लेना, HOAC, हॉक से याद कर लेना। इसी चारों से आपका बायोडाइवर्सिटी में लॉस समझना है। पहला लॉस देखिए बेटा, पहले को हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन। ये वाला हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन इसको बोलोगे। क्या है हैबिटेट लॉस? मान लो जिस जगह पे ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल रहता है उस जगह को उसका हैबिटेट बोलते हैं। उसके जगह पे आप क्या कर रहे हो, जाके उसको उसके जगह से निकाल के उसे अपना घर बनाओ, अपने काम के लिए यूज करो, तो इसका जगह तो खत्म हो गया ना। फिर ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा? ये क्या करेगा कि आपके एरिया में आएगा। फिर जब आपके एरिया में ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे तो आप लोग कहोगे कि जंगल का जो शेर था वो रास्ते में घूम रहा है, वो सड़कों पे घूम रहा है। तो यही हैबिटेट लॉस जो है उसका मुख्य कारण है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। हैबिटेट लॉस में क्या लिखोगे कि ये सबसे मुख्य कारण है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के खत्म होने का। जनरली ये ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है ना उसकी वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोग तो बढ़ रहे हैं मगर रिसोर्स कम है, खाने की चीजें कम है, रहने का जगह कम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जंगल है उसको काट के घर बनाना है, उसको गांव बनाओगे। जंगल काट के आप रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, रेलवे लाइन बिछा रहे हो, तो क्या होगा, जंगल जो है वो एरिया है एनिमल्स का, लायन हो गया, टाइगर हो गया, और भी जो एनिमल हैं जो जंगल में रहते हैं उनका वो घर है ना, हैबिटेट है। आपने उसको काट के अपने यूज के लिए कर लिया, तो ये जो जानवर हैं वो कहाँ आएंगे, वो उस विलेज में जितने भी आपके मवेशी हैं उनको तो वो खाएंगे ही ना। फिर आप कहोगे कि जानवर खा रहा है,
आपने उनका हैबिटेट लॉस किया है, वो उनका एरिया था मगर हमने कट कर दिया, अपने लिए यूज किया। तो अल्टीमेट क्या होता है कि पहले जो शेर था उससे हिरन कहीं भी छुप जाते थे जंगल में, या कोई भी जो छोटे जानवर हैं वो जंगलों में अपने आप को छुपा लेते थे। बट क्योंकि आपने फॉरेस्ट कटिंग कर दिया है, उस एरिया को एकदम खाली कर दिया है, तो प्रेडेटर से प्रे को बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिससे कि प्रेडेटर और प्रे जो है उनका नंबर कम हो जाएगा। प्रेडेटर प्रे को खा लेंगे जिससे प्रे नहीं बचेगा, और जब प्रे नहीं रहेगा तो अल्टीमेट कुछ समय के बाद प्रेडेटर का भी नंबर कम होगा, और हम देखेंगे कि हमारी बायोडायवर्सिटी भी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये है हैबिटेट लॉस। दूसरा देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप किसी चीज को ओवर यूज कर लो। मान लो कोई चीज आपको नेचर ने दिया है कि आप इसको अच्छे तरीके से यूज करिए, जितना जरूरत है उतना ही यूज करिए, मगर आपने उसको ओवर यूज किया। ओवर यूज करोगे तो चीजें खत्म होंगी धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है कि नेचर उसको प्रोड्यूस कराया जा रहा है, आप यूज करते जाइए। हर चीज का लिमिट है, आपने लिमिट क्रॉस करके यूज किया तो वो एक दिन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है एक डोडो पक्षी मॉरिशस में हुआ करता था, बर्ड है। लोगों ने उसको मीट के लिए इतना ज्यादा किल किया कि अल्टीमेट अब हमें डोडो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हम यही पढ़ेंगे कि जब हम ऑर्गेनिज्म का ओवर यूज कर लेते हैं, एक्सप्लॉयट कर देते हैं, तो अल्टीमेट वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी और बायोडायवर्सिटी को लॉस ही होता है हमारे। एग्जाम्पल आप डोडो का याद रखोगे। मॉरिशस का बर्ड है डोडो, वो फ्लाइटलेस है, मतलब वो उड़ नहीं सकता था, और लोगों ने वहां के उसके मीट के लिए उसको किल किया, खा लिया। तो एक उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा है कोई पैसेंजर पिजन, जो कबूतर जाजा वाला सॉन्ग है, वो वाले पिजन, उनका भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ और फिर वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। अगेन जो मराइन फिशेज होती हैं, तो उनका भी इतनी ज्यादा फिशिंग होती है कि वो भी धीरे धीरे कगार पे है कि एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन उनका भी करना शुरू कर दिया। तो ये जो दो कारण है, इससे धीरे धीरे बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तीसरा देखो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब क्या है, किसी एरिया में आप ऐसी स्पीसीज को लाइए जो पहले से यहाँ थी ही नहीं, उसी को तो एलियन बोलोगे। जस्ट लाइक कोई मिल गया मूवी देखा होगा आपने, उसमें जो एलियन आता है जादू, वो पहले अर्थ पे नहीं था, वो कहीं बाहर से आया है ना, यहाँ के लोग उसे पहचानते नहीं थे ये कौन है, तो एलियन उसी को बोलोगे जो फॉरेन से आया हो और आप में से कोई उसे जानता ना हो, वही तो एलियन कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनको कि हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज। क्यों? क्योंकि वो उस जगह के नहीं है जहां उनको ला के रखा गया है, और जिस जगह पे उनको ला के रखा गया है वहां उनको खाने के लिए कोई प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि नए नए ये आए हैं। अब जब इनको खाने के लिए कोई प्रेडेटर नहीं होता है तो ये अपना खुल के जीते हैं, ओवर ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन से उस एरिया को कवर कर लेंगे पूरा, और जो उस जगह की नेटिव स्पीसीज है, मतलब जो सच में वहां पाई जाती है, धीरे धीरे उनका क्या होगा, लॉस होता रहेगा। एग्जाम्पल इसका देखिए कि नाइल नदी है, नाइल नदी में एक, अफ्रीका की बात हो रही है, नाइल नदी में एक नाइल पर्च नाम की मछली थी, उसको वहां से उठा के विक्टोरिया लेक में डाल दिया गया। ये एग्जाम्पल याद रखना है। नाइल की पर्च को विक्टोरिया लेक में जब डाला गया तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उस विक्टोरिया लेक की 200 फिशेस थी, चिकलिड फिश, वो खत्म हो गई। अब देखो नाइल पर्च गई होगी वहां पे, खुल के जी रही होगी कि भाई मुझे खाने वाला कोई है नहीं। चिकलिड थी जो थी उसका खाना सब ये खा लेगी, तो चिकलिड क्या होगी, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हुई, 200 स्पीसीज मर गई उसके वजह से। अगेन एलियन स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल हमें और भी देखने हैं। हम पार्थीनियम का नाम जानते हैं, गाजर घास, जिसको कि आप कांग्रेस घास भी बोलते हो। इसके अलावा आइकोर्निया, जिसको कि आप बोलते हो जलकुंभी, ये भी एक एलियन स्पीसीज है। बंगाल में इसको लाया गया था, इसलिए अंग्रेज लेकर आए थे कि इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, तो वो लेकर आए बंगाल के तालाब में या फिर वहां के पोखरे में लगाएंगे। इस आइकोर्निया को खाने वाला कोई प्रेडेटर ही यहाँ नहीं था, क्योंकि ये एलियन स्पीसीज थी, नई नई आई थी अभी। अब नई नई आई, जैसे प्लांट में गई, इसको खाने वाला कोई नहीं है, खुल के इसने अपना जीवन जिया, पूरे तालाब को कुछ ही दिन में इसने कवर कर लिया। अब उस तालाब में जो वहां की स्पीसीज थी उनको ना लाइट मिल पा रहा है सही, ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, तो यहाँ की स्पीसीज धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी और वो जो एलियन स्पीसीज है उनका ग्रोथ होने लगेगा। तो वही एलियन स्पीसीज का इन्वेजन होता है कि जब बाहर से कोई या फॉरेन स्पीसीज को लेकर आइए,
जिसका कि इस जगह पे कोई एक नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, ना कोई नेचुरल पैरासाइट है जो इसको नुकसान पहुंचाए, तो ये ओवर ग्रोथ करता है और यहाँ की जो स्पीसीज हैं उनको ग्रोथ नहीं होने देता, जिससे कि वो धीरे धीरे लॉस उनका हो जाता है और इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। अगेन देखो, को एक्सटिंक्शन मतलब एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो लोग, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि अगर एक की डेथ होगी तो दूसरा का अल्टीमेट डेथ हो ही जाता है, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। इसमें एग्जांपल आपको मैं यहाँ बता दूं, को एक्सटिंक्शन के दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक फिग है, फिग में एक मॉथ होता है, उसके साथ उसका रिलेशन है। फिग जो है, पर्टिकुलर फिग एक पर्टिकुलर मॉथ से ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, उसका परागण के लिए जरूरी है। वो मॉथ फिग का जो फ्लावर है, हाइपेंथोडियम फ्लावर होता है, उसमें जाके अपने अंडे देती है। उस अंडे से बच्चे जो निकलते हैं वो उस फ्लावर में जो स्टेराइल फीमेल है उनको खाते हैं। अब देखो, मॉथ को फायदा हो रहा है कि उसने फ्लावर के अंदर अपने एग को ले किया, एग से जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी उसी में खा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो फ्लावर को कैसे फायदा होता है कि फ्लावर का शेप कुछ ऐसे होता है, इस तरीके का। तो जब ये मॉथ या फिर जो वास्प है उड़ के आता है तो अपने साथ इस फ्लावर से उस फ्लावर जा रहा है तो पॉलन ग्रेन या पराग का कण लाता है और फ्लावर को दे देता है, जिससे कि इनका पॉलिनेशन हो जाता है फ्लावर का और इस मॉथ को अपने अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है। अब अगर ये मॉथ ना रहे, ये जो पॉलिनेशन करा रहा था उसकी डेथ हो जाए, तो इनका जो शेप है फ्लावर का इस तरीके का, इसमें कोई और पॉलिनेशन करा ही नहीं सकता है, तो धीरे धीरे इनकी भी डेथ हो जाएगी। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। मतलब दो लोगों का एक ऐसा रिश्ता, रिलेशन, जिसमें दोनों एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट हैं। अगर एक की डेथ होती है तो दूसरा अल्टीमेट सरवाइव नहीं कर पाता है, को एक्सटिंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल आपको फिग का लेना है मॉथ के साथ, और एक युक्का प्लांट होता है, उसका युक्का मॉथ होता है, उसमें भी सेम ऐसे ही है। पॉलिनेशन उसका अपने ही मॉथ से होगा कि भाई मैं इसी के थ्रू पॉलिनेट होऊंगा, दूसरा कोई इंसेक्ट मुझे पॉलिनेट नहीं करा सकता है। तो इस वजह से अगर वो मॉथ की डेथ हो जाए तो युक्का प्लांट जो है वो पॉलिनेट नहीं हो पाता है, फिर उसकी भी अल्टीमेट क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है। हैबिटेट का लॉस कराओगे तो होगा। इसके अलावा आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लो, बहुत ज्यादा बिना मतलब का यूज किए जा रहे चीजों को, उससे भी होगा। एलियन स्पीसीज का इन्वेजन करा दो तो उससे भी होगा। स्पीसीज में पार्थिनियम देखा, आइकॉर्निया देखा। को एक्सटिंक्शन, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला कॉन्सेप्ट है। अगर किसी एक की डेथ हो गई तो दूसरा अल्टीमेट क्या हो जाए, उसकी भी साथ में ही एक्सटिंक्ट हो जाए। इतना आपने समझ लिया। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो क्या हम ऐसे मुंह तो देखेंगे नहीं कि लॉस हो रहा है, लॉस होने दो, हम बचाने का भी तो काम करेंगे ना। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए दो अप्रोच की जाती है। एक को बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरे को बोला जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये नाम ऐसे ही याद करना है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है जिस जगह पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, अगर उसको कोई खतरा है तो हम उसी जगह पे उसको कंजर्व करें, उसको सुरक्षित करें, तो वो कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब जिस जगह पे डेंजर था, जिस जगह पे वो प्लांट है, उसको वहां से लेकर नहीं आना है, उसी जगह पे उसको कंजर्व कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक जंगल में टाइगर है, टाइगर को हम देख रहे हैं कि खतरा है, भाई यहाँ पे लोग आ रहे हैं शिकार खेलने के लिए, तो टाइगर को भी नुकसान हो रहा है। तो हमने उस एरिया को कर दिया कि भाई ये नेशनल पार्क है, यहाँ जाना नहीं है, यहाँ जाओगे तो पेनल्टी लगेगी, अलाउ ही नहीं है जाना। उसको आपने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, उसको आपने बोल दिया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएगा। तो हमने उसको उसी जगह पे सुरक्षित कर दिया। टाइगर को बोल दिया कि तुम अपने घर पे सुरक्षित रहो, हमने बाउंड्री बना दी है, अब कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। उसी जगह पे सुरक्षा दिया, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। अब मान लो टाइगर को खतरा था, आपने कहा अच्छा खतरा है, मैं तुम्हें वहां से उठा के किसी चिड़ियाघर में लेके आता हूँ, वहां अच्छे से तुम रहोगे, तुमको प्रॉपर खाना मिलेगा। तो आपने टाइगर को उसके घर से उठा के लाके कहाँ रख दिया, चिड़ियाघर में रख दिया। तो वहां उसके हैबिटेट बदल गया ना, जहां वो रहता था वहां से आपने चेंज किया, उसको लाके अपने कंजर्वेशन में रखा, तो उसको हम बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। घर से निकाल के कहीं और ले जाके रखना, घर में ही अगर जहां रहता था वहीं कर दिया, इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल याद कर लेना, इन सीटू में आएगा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव।
XC2 में क्या आएगा, बोटैनिकल गार्डन और जू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म जो है, जैसे कि मान लो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसके अलावा जो मैंने इधर लिखा हुआ है IUCN क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, WWF क्या है, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, इन सब के बारे में एक वीडियो में छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे और आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।